डीएनए मित्रों, आज शनिवार है, वीकेंड चल रहा है, लेकिन इस वक्त दुनिया वीकेंड नहीं, वॉर मोड में है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वॉर नोटिस जारी कर दिया है। मित्रों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। हमने कल आपको बताया था अगले 24 घंटे के अंदर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। यह मियाद आज पूरी हो चुकी है और ट्रंप ने वॉर नोटिस भी दे दिया है। जवाब में खलीफा ने मिटा देने की धमकी दी है। यानी कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इस बात की आशंका इतनी प्रबल हो सकती है कि आप जब कल सुबह सोकर उठें तो आपको तेहरान में धमाकों की शायद तस्वीरें दिखाई दें और इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डों में आग बरसती नजर आए। दुनिया इस बात की आशंका भी जाहिर कर रही है। जो कुछ वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ हुआ, कुछ वैसा ही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ भी हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज आपको मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के उन बड़े संकेतों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो जल, थल और नभ से आ रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को वॉर नोटिस दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ईरान से समझौता नहीं, युद्ध होगा। इसका मतलब यह कि अब खामनेई के पास विकल्प के तौर पर सिर्फ वॉर है। ट्रंप ने खुद बताया है अमेरिका की नजर ईरान और खामनेई दोनों पर है। हमने कल आपको डीएनए में अमेरिका के घातक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के मिडिल ईस्ट की तरफ आने की खबर दिखाई थी। अब 24 घंटे बाद यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उस क्षेत्र में पहुंच गया है जहां से ईरान पर डायरेक्ट हमला हो सकता है। मित्रों, अब इजराइल ने भी वॉर रेडी होने के संकेत दे दिए हैं। यानी हमला करने और ईरान का जवाबी हमला रोकने के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल ट्रंप के लिए लड़ेगा। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करेगा। ईरान और खामनेई दोनों ने इन संकेतों को गंभीरता से लिया है। खामनेई ने कल जुमे की नमाज में हिस्सा नहीं लिया। खबर है खामनेई सुरक्षित बंकर में चले गए। ईरान की सेना और खामनेई की पर्सनल सेना यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को धमकी दी है, खामनेई या ईरान पर हमला हुआ तो अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा। यानी ईरान निर्णायक जंग लड़ेगा। दुनिया इस महायुद्ध की आशंका से सहमी हुई है। कई पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट के देशों की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनसे अमेरिकी इंटेलिजेंस अमेरिका शेयर करता है। मित्रों, आज हम एक एक करके इन संकेतों को देने वाली तमाम घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका ने किन हथियारों की मदद से ईरान को जल, थल और नभ यानी आसमान में घेर लिया है। ट्रंप क्यों अब मादुरो की तरह खामनेई को भी जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं और यह काम कैसे किया जाएगा, आज आपको यह भी जानना चाहिए। अमेरिका ने ईरान में कौन कौन से टारगेट फिक्स किए हैं और इस हमले में इजराइल अमेरिका की क्या मदद करने वाला है और ईरान पर हमले के बाद ईरान किस दिशा में सबसे पहले जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दो बातें बहुत साफ साफ कही। वो अब खामनेई को मौका देने की बात नहीं करना चाहते। समझिए, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जैसे ट्रंप ने देश छोड़ने का विकल्प दिया था, लेकिन खामनेई को वो पद या देश छोड़ने का विकल्प नहीं देना चाहते। इसके अलावा अब वो ईरान से कोई डील करने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब साफ है, अब ट्रंप ने ईरान पर हमले का मन बना लिया है और इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। इसलिए अब वो ईरान को बातचीत का मौका भी नहीं देना चाहते। वैसे ट्रंप की इस बेरुखी के लिए ईरान भी कम जिम्मेदार नहीं है। हमने कल आपको डीएनए में बताया था किस तरह अमेरिका की हमला न करने की पहली शर्त को तोड़ते हुए ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की शुरुआत कर दी गई। हमने कल आपको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान भी सुनवाया था जिसमें उन्होंने बताया था ईरान ने 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की फांसी की सजा उनके कहने पर रद्द कर दी। आज ईरान ने ट्रंप के दावों पर उकसाने वाला जवाब भी दिया है। ईरान की न्याय व्यवस्था के चीफ प्रोसिक्यूटर यानी ईरान के सरकारी वकीलों के प्रमुख मोहम्मद मुवाहिदी ने ट्रंप के इस दावे को झूठा करार दिया। मोहम्मद मुवाहिदी ने साफ किया, ईरान न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। मुवाहिदी ने कहा कि न्यायपालिका के पास ना तो कोई ऐसी संख्या है और ना ही किसी बाहरी दबाव में फांसी रोकने का कोई आदेश जारी हुआ है। मोहम्मद मुवाहिदी ईरान की वो शख्सियत हैं जो तय करते हैं कि देश में किस पर मुकदमा चलेगा और कैसे चलेगा। इस सिस्टम में उनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उनकी बात की अहमियत भी बहुत ज्यादा है।
मोहम्मद मुवाहिदी ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी माने जाते हैं। ट्रंप के दावे पर खामनेई के करीबी के तीखे जवाब से अब अमेरिका बौखला गया है। इसीलिए अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला शुरू हो सकता है। ईरान पर हमले की सिर्फ यही वजह नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स ये आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, अमेरिका ने मदद नहीं की तो ईरान में 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान में 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी भी अपने साथियों की जिंदगी दांव पर लगे होने की बात कह रहे हैं। यानी अमेरिका को ईरान पर हमला करने की बड़ी वजह भी मिल गई। डीएनए मित्रों, आज आपको अमेरिका के उन हथियारों के बारे में भी जानना चाहिए जो किसी देश को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आज आपको यह समझना चाहिए अमेरिका इन हथियारों का ईरान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करने वाला है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है ईरान पर टारगेटेड हमला होगा, यानी ईरान की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ईरान के इस्लामिक शासन की सैन्य और परमाणु ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। खलीफा और उनकी फोर्स को टारगेट किया जाएगा। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खतरनाक हथियारों और सैन्य उपकरण ईरान के चारों तरफ तैनात कर दिए। इन हथियारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अमेरिका ने इन हथियारों से ईरान के चारों ओर ऐसा सैन्य घेरा बना लिया है जिससे वो बिना जमीन पर उतरे भी ईरान पर हवाई, समुद्री और मिसाइल हमले करने की स्थिति में है। इसे फुल स्पेक्ट्रम स्ट्राइक रेडीनेस कहते हैं। इसका संदेश है अमेरिका जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मित्रों, कल हमने आपको अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी थी, उसकी ताकत और क्षमताओं के बारे में बताया था। अब यह स्ट्राइक ग्रुप उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमला यही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से शुरू करेगा। आज आपको अमेरिका की इस घातक मिसाइल के बारे में भी जानना चाहिए जो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल युद्धपोतों में 800 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स मौजूद हैं। ये मिसाइल्स 1,500 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तक मौजूद लक्ष्य पर भी सटीक हमला कर सकती हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये रडार से बचकर उड़ती हैं, यानी ईरान का एयर डिफेंस इनको नहीं पकड़ सकता। अमेरिका इनके जरिए दुश्मन के परमाणु ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाता है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 2 सबमरीन भी शामिल हैं। इनके नाम हैं यूएसएस जॉर्जिया और साउथ डेकोटा। ये दोनों अमेरिका की घातक परमाणु सबमरीन हैं, यानी ये परमाणु ऊर्जा से चलती हैं और दुश्मन की नजर में आए बगैर लंबे वक्त तक समंदर के अंदर रह सकती हैं। ये पानी के नीचे से टॉमहॉक दागने में सक्षम है, यानी ईरान को भी पता नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की एयर पावर है, जो आसमान से अमेरिका के नियंत्रण को स्थापित कर सकती है। आज आपको अमेरिका के उन फाइटर जेट्स के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें ट्रंप ऑपरेशन खलीफा में अब उतार चुके हैं। अमेरिका पहली एयर स्ट्राइक युद्ध में आजमाए हुए स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट से करेगा। अमेरिका के पास इसका मरीन वर्जन भी मौजूद है, यानी F-35 समंदर से भी हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ईरान में अंदर स्ट्राइक करने के लिए F-15E फाइटर जेट का भी इस्तेमाल करेगा। अगर ईरान की वायुसेना पलटवार करती है तो ईरानी फाइटर जेट्स से अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स डॉग फाइट करेंगे। अमेरिका की चौथी पीढ़ी के इन फाइटर जेट्स का डॉग फाइट, यानी 2 फाइटर जेट्स की सीधी लड़ाई में कोई सानी नहीं है, यानी कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा ईरान के अंदर जमीनी टारगेट को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के A-10 फाइटर जेट्स भी तैयार हैं। अमेरिका की इस आसमानी ताकत के जरिए ईरान की वायुसेना पहले 24 से 48 घंटों में निष्क्रिय की जा सकती है। लेकिन इन फाइटर जेट्स की मदद के लिए अमेरिका ने कुछ खास तरीके के एयरक्राफ्ट्स भी तैनात कर दिए हैं जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। समुद्र में ईरानी जहाज और पनडुब्बी खोजने के लिए अमेरिका ने P-8 पोसाइडन तैनात किए हैं। 24 घंटे निगरानी करने और किसी भी संभावित खतरे की सूचना देने के लिए MQ-4C ट्राइटन की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अमेरिकी फाइटर जेट्स अगर ईरान में अंदर तक हमला करने के लिए जाते हैं तो अमेरिका के रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट KC-135 और KC-46 को हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन देने के लिए तैनात कर दिया गया है।
यानी अमेरिका युद्ध की लंबी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचा है। अब आप समझिए किस तरह 3 चरणों में अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत पर नियंत्रण की योजना बनाई है। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक हमले के पहले चरण में अमेरिका ईरान के सिस्टम को अंधा करेगा। यह हमला वेनेजुएला पर किए गए हमलों के जैसा होगा, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होगी। हमले के पहले चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में समंदर में मौजूद युद्धपोतों से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स दागी जाएंगी। इसी वक्त अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान EA-18G ग्राउलर ईरान के एयर डिफेंस और रडार को अंधा करेंगे। अमेरिका के इस विमान के बारे में हमने कल आपको विस्तार से बताया था। इसी के साथ साथ अमेरिका के स्टील्थ यानी ईरान के एयर डिफेंस की नजरों से ओझल रहने वाले F-35 फाइटर जेट आसमान से बम बरसाएंगे। इन हमलों से ईरान के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल कंट्रोल को अस्थायी तौर पर बेअसर कर दिया जाएगा, ताकि ईरान को ठीक से पता ही ना चले कि हमला हो कहां से रहा है। इसके बाद अमेरिकी हमले का दूसरा चरण शुरू होगा। ईरान के एयर डिफेंस को खत्म करके अमेरिका के F-15E और F-16 फाइटर जेट्स स्ट्राइक करेंगे। इनका निशाना ईरान के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन फैक्ट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी, ताकि ईरान के जवाबी हमले की क्षमता को कम किया जा सके। हमले के तीसरे चरण में अमेरिका समुद्र पर कब्जा करेगा। ईरान की नौसेना की ताकत खत्म की जाएगी। अमेरिकी युद्धपोत और सबमरीन सीधे ईरानी युद्धपोतों पर हमला करेंगे। इसका मकसद हार्मूज की खाड़ी के रास्ते को नियंत्रण में लेना होगा। हार्मूज की खाड़ी पर नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की आवाजाही यहीं से यानी इसी रास्ते से होती है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, UAE का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। ईरान युद्ध की स्थिति में बार बार इस रास्ते को रोकने की धमकी देता रहा है। अमेरिका की योजना ये सब कुछ 72 घंटे में खत्म करने की है, ताकि ईरान को मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों और इजराइल पर हमला करने का मौका ना मिले या फिर उसकी जवाबी क्षमता काफी कम कर दी जाए। मित्रों, अमेरिका की सैन्य शक्ति को देखते हुए कहा जा सकता है विशेषज्ञों ने जो योजना बताई है अमेरिका उसे जमीन पर उतार सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तेहरान से खामनेई को वैसे ही गिरफ्तार करना चाहते हैं जैसे उन्होंने वेनेजुएला से मादुरो को गिरफ्तार किया था। आज आपको जानना चाहिए अमेरिका ये कैसे करेगा और इस काम में कितना रिस्क है। सबसे पहले आप समझिए ये किस स्थिति में संभव है। अगर ईरान में भारी अराजकता फैले, ईरान में अमेरिकी हमले के बाद सैन्य शक्ति तितर बितर हो जाए, तो अयतुल्ला अली खामनेई को मादुरो की तरह जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। इससे पहले हम आपको अमेरिका की डेल्टा फोर्स की ईरान के चारों तरफ की तैनाती की खबर विस्तार से बता चुके हैं। मादुरो को घर से अगवा करने वाली अमेरिकी डेल्टा फोर्स ईरान बॉर्डर के पास तैनात कर दी गई है। मादुरो को पकड़ने वाली ट्रंप की यह विशेष डेल्टा फोर्स ही खामनेई को जिंदा पकड़ने का ऑपरेशन करेगी। खामनेई को मादुरो की तरह गिरफ्तार करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि खतरे को देखते हुए खामनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। हमेशा जुमे की नमाज में हिस्सा लेने वाले खामनेई कल जुमे की नमाज में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उनको ईरान के एक सीक्रेट ठिकाने में हाईटेक बंकर के अंदर छिपा दिया है और ईरान पर कब्जे या फिर जवाबी क्षमता पूरी तरह खत्म करने के बाद ही अमेरिकी सैनिक खामनेई की तलाश में उतर सकते हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार खामनेई के छिपने के अड्डों के बारे में अब पता लगा रही हैं। ऐसे में सटीक सूचना पर अमेरिका के डेल्टा कमांडो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले और खासकर खामनेई को पकड़ने के ऑपरेशन में इजराइल बड़ी भूमिका निभाएगा। आज इजराइल भी युद्ध के लिए तैयार होने की वहां से खबर सामने आई। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला इसलिए टाला था क्योंकि इजराइल अपनी रक्षा के लिए तैयार नहीं था। आज आपको इस युद्ध में इजराइल की भूमिका के बारे में भी जानना चाहिए। इजराइल ईरान के अंदर हमले के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम करेगा और ईरान के जवाबी हमले से अमेरिका को सचेत करेगा। ईरान पर हमले के दूसरे चरण से इजराइल की वायुसेना भी उसमें हिस्सा लेगी। अमेरिका से मिले F-35 विमानों से इजरायली पायलट्स भी दूसरे और तीसरे चरण में ईरान के ठिकानों पर बम बरसाएंगे। इजराइल ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हुती को कंट्रोल करने का भी काम करेगा। इसके अलावा इजराइल के एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले से अमेरिका के बेस और अपने शहरों को भी बचाएंगे। यानी इजराइल पहले वॉर का चेहरा नहीं होगा क्योंकि ईरान बार बार इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन इजराइल इस युद्ध में
खुफिया जानकारी और ईरान के हमलों से रक्षा के काम में शुरुआत से ही शामिल होगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका अगर इजराइल की मदद से ईरान पर हमले के लिए तैयार है तो ईरान ने भी पलटवार की तैयारियां कर ली हैं। ईरान ने अमेरिका को आज फिर से चेतावनी दी। ईरानी सेना से कहा, अगर उसके देश पर हमला हुआ तो अगले संघर्ष के बाद कोई युद्ध विराम नहीं होगा। यानी अमेरिका ने जंग छेड़ी तो ईरान भी लंबी और निर्णायक लड़ाई के मूड में है। इस बार वो अमेरिका से छोटे संघर्ष या सीमित जवाब पर रुकने वाला नहीं है। हम आपको डीएनए में इससे पहले ईरान की उन मिसाइल्स की विस्तार से जानकारी दे चुके हैं जो इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान की ड्रोन पावर भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिडिल ईस्ट के अपने सैन्य बेसों की सुरक्षा है। मिडिल ईस्ट में कुवैत, कतर, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी एयर और मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इसी वजह से कतर और सऊदी जैसे देशों ने अमेरिका के ईरान पर हमले का विरोध शुरू कर दिया था। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान इजराइल के अलावा इन्हीं अमेरिकी बेसों पर जवाबी हमला करेगा। ईरान अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार है और अब यह बात पूरी दुनिया को बता भी रहा है। आज आपको भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हमने ट्रंप का वो बयान सुना है जिसमें वो ईरान के खात्मे की बात कर रहे हैं। ये बयान कोई नया नहीं है, हम पहले भी ऐसी बातें सुन चुके हैं। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। सुना आपने, खामनेई के प्रतिनिधि कह रहे हैं वो हर चीज के लिए तैयार है। इसका मतलब साफ है, ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के प्रतिनिधि ने अमेरिका पर ईरान में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं और ईरान की सेना पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी कर रही है। यह युद्ध टल सकता था अगर दोनों देशों के बीच कोई डील हो जाती, लेकिन अब डील के लिए ना तो अमेरिका तैयार है और ना ही ईरान। ऐसे में पूरी दुनिया दम साधकर मिडिल ईस्ट में कभी भी शुरू होने वाले संघर्ष की खबर का इंतजार कर रही है। तो ईरान के प्रतिनिधि भारत में अपनी बात कह रहे हैं। कल भारत ने यूएन में ईरान का साथ भी दिया। मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर यूएन में पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे। पश्चिमी देश और नेटो सदस्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वो सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। पश्चिमी देश भौचक्के रह गए। ये सोच भी नहीं पाए वो कि भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। भारत का ये कदम ईरान के लिए मजबूत समर्थन था। भारत ने साफ कर दिया कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। ईरान ने इसके लिए भारत का धन्यवाद भी किया है। डीएनए मित्रों, ट्रंप सिर्फ ईरान और खलीफा के लिए खतरनाक साबित नहीं हो रहे, वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो गए। ये डर ऐसा है कि कई ज्योतिषियों ने तो ट्रंप की कुंडली का डीएनए टेस्ट भी कर लिया है और यह दावा किया है कि ट्रंप की कुंडली में ही दुनिया की तबाही लिखी हुई है। ज्योतिषियों के अनुसार वर्तमान सबसे आक्रामक और परेशान करने वाला समय चल रहा है जो सितंबर तक रहेगा। ट्रंप का जन्म वृश्चिक राशि और सिंह लग्न से हुआ है। उनकी कुंडली के दशम भाव में राहु और मंगल की उपस्थिति उन्हें एक अजय लेकिन अस्थिर योद्धा बनाती है। राहु की वजह से ही ट्रंप अचानक निर्णय लेते हैं। उनकी कुंडली में गुरु की अंतर्दशा और राहु का गोचर चल रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि वो अपने देश के लिए विस्तार चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि इनकी कुंडली सिंह लगन की है। निश्चित रूप से गुरु की महादिशा में शुक्र की अंतर्दिशा जब हो और गुरु कहीं ना कहीं यहाँ पर 24 डिग्री के हैं। और तो ये तो ज्योतिष शास्त्र की बात हुई और हम ज्योतिष शास्त्र को क्यों लेकर आए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अर्थशास्त्र भी दुनिया पर ट्रंप की नीतियों के विनाशकारी असर की कहानी बता रहा है। डीएनए मित्रों, वैसे तो ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरी दुनिया को अपनी उलट पुलट नीतियों से परेशान करके रखा है, लेकिन दूसरे साल के कार्यकाल में प्रवेश करते ही उसका प्रभाव बढ़ गया है। 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच यानी 4 दिन में ट्रंप की धमकियों से विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग $2 ट्रिलियन का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। $2 ट्रिलियन यानी दुनिया के 11 देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है। एक तरफ ट्रंप ने खुद को मालामाल किया,
दूसरी तरफ दुनिया को $2 ट्रिलियन की चोट पहुंचाई है। डीएनए मित्रों, ट्रंप की धमकी का सबसे ज्यादा असर अमेरिकी शेयर बाजार पर पड़ा, यानी ट्रंप ने अमेरिका का ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है। केवल एक दिन यानी 20 जनवरी को अमेरिकी शेयर बाजारों में लगभग 2% की गिरावट आई। 20 जनवरी को शेयर बाजार की गिरावट से $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। यूके, जर्मनी और फ्रांस में भी शेयर बाजार 1% से ज्यादा गिरे। ट्रंप की धमकियों का असर अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत पर भी पड़ा है। इस दौरान भारतीय बाजार में भी लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच सेंसेक्स में 1700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान भारतीय निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए का निवेश का नुकसान हुआ। डीएनए मित्रों, लोग मुनाफे के लिए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन ट्रंप के धौंस जमाने वाले बयानों से लगातार नुकसान हो रहा है। रुपया भी लगातार गिर रहा है। अब ये $1 के मुकाबले 92 रुपए के आसपास पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था के इस नुकसान की तुलना कोविड के समय से की जा रही है। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार के अलावा एविएशन सेक्टर भी अब इसकी चपेट में आ गया है। ईरान पर हमले की आशंका के बीच दुनिया की कई एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। ये उड़ान अगले कई दिनों तक रद्द रह सकती है। इसका असर एविएशन सेक्टर के अलावा दुनिया के पर्यटन और कारोबार पर भी पड़ेगा। डीएनए मित्रों, दुनिया में एक और युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच अब मंदी की आहट भी सुनाई देने लगी। आपको यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि यह हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। पिछले 1 महीने के दौरान दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। 1 महीने पहले यानी दिसंबर 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने दुनिया में मंदी को लेकर कहा था कि इसकी आशंका 35% है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की उथल पुथल के बाद इसने अपने आंकड़ों में बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं। जेपी मॉर्गन के नए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में मंदी आने की आशंका बढ़कर अब 60% हो गई है। सोचिए, केवल 1 महीने में मंदी की आशंका 35% से बढ़कर 60% हो गई है। मंदी की आशंका में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण यूरोपीय देशों को अमेरिका की तरफ से टैरिफ की धमकी है। यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ट्रंप ही वो इकलौते शख्स हैं जो मंदी को आमंत्रण दे रहे हैं, जिनकी वजह से मंदी आने वाली है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक इस टैरिफ से दुनिया का व्यापार धीमा हो जाएगा। अगर टैरिफ के साथ साथ युद्ध भी शुरू हो गया तो मंदी की आशंका में और ज्यादा बढ़ोतरी होना तय है। डीएनए मित्रों, मंदी आने का असर दुनिया के हर कोने और हर सेक्टर में दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र इससे बच नहीं पाता है। जेपी मॉर्गन ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तो उम्मीद जताई है, लेकिन जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। डीएनए मित्रों, कोविड काल को छोड़ दे तो दुनिया में आखिरी मंदी साल 2008-9 में आई थी। उसका अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। मंदी की वजह से केवल अमेरिका में 87 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। पूरी दुनिया की बात करें तो करोड़ों लोगों की जॉब छिन गई थी। अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 10% तक पहुंच गई थी। वैश्विक जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ आया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ था। कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए, बैंक लोन देने से कतराने लगे। दुनिया भर के शेयर बाजारों में 40 से 60% तक की गिरावट आ गई और विश्व व्यापार में 20 से 25% तक की गिरावट आई। संक्षेप में कहें तो 2008-9 की मंदी ने न केवल अर्थव्यवस्था को झटका दिया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक व्यवस्था को भी लंबे समय तक प्रभावित किया। हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आगाह करना है। उस वक्त भी मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी, अमेरिकी नीतियों की वजह से ही हुई थी, और अगर अब मंदी आती है तो इसके पीछे भी अमेरिका की नीतियां ही जिम्मेदार होंगी। डीएनए मित्रों, अमेरिका के लिए संकट सिर्फ मंदी का नहीं है, बल्कि एक संकट ग्लोबल वार्मिंग और तूफान का भी है। अमेरिका इस वक्त बर्फीले तूफान की चपेट में है। 18 राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, जबकि 2 दिन में करीब 9000 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। यानी अमेरिका के लगभग 2/3 लोग तूफान के खतरे का सामना कर रहे हैं। तूफान के डर से लोग ग्रोसरी स्टोर पर जमा हो रहे हैं। कई दुकानों में खाने पीने के सामानों की कमी हो गई है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका भी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से
लोगों के विस्थापन का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 1,10,00,000 लोगों को अमेरिका में अपना घर छोड़ना पड़ा। इनमें से 60 लाख लोग सिर्फ 2 तूफानों मिल्टन और हेलन से प्रभावित हुए। कितने लोग वापस लौटे, इसका कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। डीएनए मित्रों, अमेरिका अब पहले से ज्यादा तूफान और जंगल की आग का सामना कर रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप का ध्यान इस पर नहीं है। एक्यूवेदर के अध्ययन के अनुसार पिछले 70 वर्ष में अमेरिका का औसत तापमान 1.66 डिग्री यानी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन ट्रंप को ग्लोबल वार्मिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जलवायु संकट की उनको कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि पिछले साल राष्ट्रपति पद संभालते ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अमेरिकी जलवायु सम्मेलन से भी अलग हो गए। अमेरिका अब इन सम्मेलनों में भागीदारी भी नहीं करता। लोगों का विस्थापन ट्रंप के लिए कोई समस्या ही नहीं। उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं लगती। उन्हें ग्लोबल वार्मिंग जैसे विनाशकारी विषय से कोई सरोकार नहीं। ट्रंप का फोकस सिर्फ फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने का है, कमजोर देशों पर कब्जा करने और तानाशाही दिखाने का है। डीएनए मित्रों, धमकी देना ट्रंप की पुरानी आदत रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने धमकाने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ईरान जैसे दुश्मन देशों को छोड़िए, ट्रंप ने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा है। अब हम ट्रंप की धमकी के पीछे की नीति का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अपना विचार बदलते हैं, खुद अपनी बातों का खंडन करते हैं और अपनी किसी बात पर बने नहीं रहते हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो को टैरिफ की धमकी देने के बाद ट्रंप ने समझौते के संकेत दिए। ईरान पर हमले से इनकार करने के बाद उन्होंने सेना को तैयारी में लगा दिया। यानी ट्रंप पल पल बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप की इस राजनीति से हाहाकार मचा हुआ है। कूटनीति के जानकार इसे मैडमैन थ्योरी कहते हैं, यानी पागलों वाला सिद्धांत। आज आपको ट्रंप की इस मैडमैन थ्योरी के साथ साथ उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, मैडमैन थ्योरी का मकसद है अपने विरोधियों को यह यकीन दिलाना कि अगर जरा भी उकसाया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी ऐसा डर पैदा करना ताकि सामने वाला झुक जाए। ऐसी नीति अपनाने वाला नेता जानबूझकर खुद को अस्थिर, नियम तोड़ने वाला और परमाणु युद्ध तक जाने के लिए तैयार दिखाई देता है। यह अलग बात है कि ट्रंप के कई दांव उल्टे पड़ गए। अमेरिका के दोस्त ही अब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने ट्रंप पर भरोसा करना छोड़ दिया है। यह रणनीति कुछ समय के लिए जीत तो दिलाती है, लेकिन इससे स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती। इससे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। डीएनए मित्रों, आज ट्रंप जिस मैडमैन थ्योरी का सहारा ले रहे हैं, उसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने की थी। 1969 में वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने धमकाया कि अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। इसका मकसद दुश्मन को झुकाना था ताकि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौते के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के तीखे तंज दुनिया के एक छोटे से हिस्से को लगातार डरा रहे हैं। दुनिया का यह हिस्सा है ग्रीनलैंड, जिसे कब्जाने का ऐलान ट्रंप खुलेआम कर चुके हैं। आज एक बार फिर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो शेयर की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई फोटो में ट्रंप को एक पेंगुइन के साथ दिखाया गया है और पेंगुइन के हाथ में अमेरिकी झंडा भी नजर आता है। तस्वीर में एक कोने में ग्रीनलैंड का झंडा भी नजर आता है। अब हम आपको वो संदेश बताते हैं जो ट्रंप ने इस तस्वीर के जरिए दिया है। बर्फ से ढकी धरती, ग्रीनलैंड का झंडा और अमेरिकी झंडा दिखाकर ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। यानी ट्रंप ने अपने तंज से ग्रीनलैंड को एक बार फिर धमकाने का प्रयास किया। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ साथ अपने पड़ोसी देश कनाडा को भी नसीहत दी। यह नसीहत और ट्रंप के प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट आपको दिखाएं, उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को मैसेज देने के लिए बर्फीली धरती के प्राणी पेंगुइन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये भूल गए कि ग्रीनलैंड में पेंगुइन नहीं होते हैं। जी हां मित्रों, ग्रीनलैंड में एक भी पेंगुइन नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड में पफिन नाम का एक छोटा पक्षी पाया जाता है। यह भी पेंगुइन की तरह काले और सफेद रंग का होता है। तो हो सकता है कि ट्रंप इस काले सफेद रंग से कंफ्यूज हो गए हों और इन्होंने इस छोटे से पफिन को पेंगुइन का बच्चा समझकर अपने प्रोपेगेंडा में पेंगुइन की एंट्री करा दी। मित्रों, कथित धमकी से भरी इस तस्वीर को देखकर ट्रंप के चुनावी भाषण का एक हिस्सा याद आ जाता है। राष्ट्रपति बनने से पहले एक चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा था, आई लव द
पुअरली एजुकेटेड, यानी मुझे वो लोग पसंद हैं जिनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान को लेकर ट्रंप की स्थिति कैसी है, यह आप ट्रंप द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे। मित्रों, प्रोपोगेंडा के बाद अब हम आपको ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के प्लान का अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड और उसके असली मालिक डेनमार्क को धमकाने के बाद ट्रंप के निशाने पर अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा आ गया है। कनाडा को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, यह भी आपको बेहद गौर से सुनना और देखना चाहिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है, हम ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम हवाई रक्षा प्रणाली को स्थापित करना चाहते हैं और कनाडा उसका विरोध कर रहा है। इस गोल्डन डोम से कनाडा की भी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन हमारा समर्थन करने के बजाय कनाडा ने चीन का दामन थाम लिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि व्यापार के मोर्चे पर चीन 1 साल के अंदर कनाडा को खा जाएगा। मित्रों, कनाडा के खत्म हो जाने जैसी बातें करके ट्रंप ने अपनी बौखलाहट जाहिर की। ट्रंप के अंदर पैदा हुई इस बौखलाहट की 2 वजह है। पहली वजह है ग्रीनलैंड को कब्जाने के मुद्दे पर कनाडा की सरकार का विरोध। इस बौखलाहट की दूसरी बड़ी वजह वो बयान है जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बिना नाम लिए ये इशारा किया था कि अब दुनिया पर अमेरिकी दबदबा नहीं चलेगा। डीएनए मित्रों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने बैठकर कनाडा के पीएम ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शब्द का प्रयोग किया। कूटनीतिक भाषा में मार्क कार्नी ने यह बता दिया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के सहारे नहीं चलेगा। बस यही बात, या यूं कहें कि यह नीति ट्रंप के ईगो को ठेस पहुंचा गई और ग्रीनलैंड के मुद्दे को बहाना बनाकर अब कनाडा से भी ट्रंप अदावत मोल लेने की ठान चुके हैं। सिर्फ ट्रंप और कनाडा के बीच ही अदावत नहीं चल रही है, यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव का केंद्र बिंदु भी डोनाल्ड ट्रंप ही है। मित्रों, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप का विरोध किया है। इसी मुद्दे पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और मैक्रो के बीच अब ठन गई है। मेलोनी ने साफ कह दिया कि मैक्रो की जर्मनी के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ की जा रही मोर्चाबंदी यूरोप में अंतर कलह को जन्म दे सकती है। दूसरी तरफ नेटो को लेकर ट्रंप ने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसे लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप की आलोचना की है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान में नेटो की फौज फ्रंटलाइन पर आकर नहीं लड़ी थी। इसके जवाब में स्टारमर ने कहा कि ट्रंप का बयान तथ्यों से परे है। अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके ब्रिटिश राज परिवार के राजकुमार प्रिंस हैरी ने भी ट्रंप के बयान की निंदा की है। इन सब बिंदुओं को आप एक साथ जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रंप की वजह से सिर्फ उनके दुश्मन ही नहीं बल्कि उनके मित्र भी तनाव से ग्रसित हो गए। सोचिए क्या स्थिति हो गई है दुनिया की। एक व्यक्ति ने खुद भी लड़ाई लड़ने की ठानी हुई है और दूसरों को भी आपस में लड़वा रहे हैं, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? दुनिया भर के लाखों करोड़ों अरबों लोग जो कि इन नेताओं की वजह से युद्ध की आशंका में घिरे हुए हैं। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि बल और अहंकार का शासन अस्थायी होता है, अंत में उसे विवेक के आगे झुकना ही पड़ता है। अमेरिका के आत्ममुग्ध राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। अहंकार में आकर उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दी, भारत पर भी भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया, 25% अतिरिक्त टैरिफ बढ़ा दिया। इस तरह भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ को 50% से 500% तक बढ़ाने की धमकी दे दी। भारत फिर भी विचलित नहीं हुआ, शांत रहा और विवेकतापूर्ण तरीके से उसका वैकल्पिक समाधान निकालने का प्रयास करता रहा। इसी का नतीजा है कि 5 महीने बाद ट्रंप प्रशासन झुकने के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन अब भारत पर लगे टैरिफ को आधा करने की तैयारी में है। आखिर ऐसे कैसे हुआ, इसी सवाल का विश्लेषण अब हम करेंगे। मित्रों, पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ स्ट्राइक की थी। पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीद का कारण बताकर अतिरिक्त 25% दंड शुल्क जोड़ दिया। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। अब 5 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रह्म ज्ञान मिला है। अब वो टैरिफ पर यू टर्न लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावोस में इसके संकेत दिए। मित्रों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो बताया वो पूरा सच नहीं है। टैरिफ पर ट्रंप के यू टर्न का संपूर्ण सच वो है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सच को समझने के लिए पहले हम आपको आचार्य चाणक्य की कही बात याद दिलाना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था, जो राजा क्रोध में निर्णय लेता है वो स्वयं अपने हित का नाश करता है। जिस भारत को ट्रंप दोस्त कहते थे, उसी भारत पर ट्रंप ने क्रोध में भारी भरकम टैरिफ लगाकर यही किया। लेकिन भारत ने तात्कालिक और तीव्र प्रतिक्रिया देने के बदले आचार्य चाणक्य की उस नीति पर अपने आप को आगे बढ़ाया
जिसमें उन्होंने कहा कि शत्रु को उसकी शक्ति से नहीं, उसके सहारे से वंचित करो। मित्रों, भारत ने इस नीति को अपनाया। ट्रंप के टैरिफ को बर्दाश्त करते हुए ऐसी रणनीति बनाई जो ट्रंप पर ही भारी पड़ गई। उन्होंने बैकफुट पर आने के लिए उसको मजबूर कर दिया। जो ब्राजील ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, उसके साथ भारत की एक बहुत बड़ी ऑयल डील करने की तैयारी में। जो यूरोपीय संघ अमेरिका के करीब था, उसके साथ भारत ऐसा मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है जिसे मदर्स ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। जो यूरोपीय देश अब तक अमेरिका के इर्द गिर्द परिक्रमा करते दिखाई देते थे, वो देश भारत की ओर अब आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यूरोपीय देशों की बेरुखी से न सिर्फ रणनीतिक रूप से अमेरिका कमजोर हुआ, बल्कि टैरिफ के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं का नुकसान भी हुआ है। मित्रों, ट्रंप चाहते थे कि रूस से तेल खरीदना बंद करके भारत अमेरिका से तेल खरीदे, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। देश प्रथम की नीति पर अटक रहा। इस नीति के चलते भारत ने वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीद बढ़ाई और इसी का नतीजा भारत और ब्राजील के बीच होने वाली नई डील है। मित्रों, यहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है और भविष्य में ऐसा करने की कोई योजना भी नहीं है। हां, देश हित में ब्राजील के साथ दोस्ती जरूर अब मजबूत करनी है। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास तेल समझौता करने वाला है। इस समझौते के तहत बीपीसीएल ब्राजील से 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। यह डील करीब 7,164 करोड़ रुपए की होगी। यह करार अगले हफ्ते होने वाले इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन के दौरान साइन किया जाएगा। यह डील वित्त वर्ष 2027 के लिए है, मतलब यह अगले साल से प्रभावी होगा। डीएनए मित्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा डिसिल्वा अगले महीने भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, वैश्विक हालात, ग्लोबल साउथ, अमेरिकी टैरिफ जैसे विषयों पर बातचीत होगी। मित्रों, दा सिल्वा वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने खुलकर डंके की चोट पर ट्रंप टैरिफ का विरोध किया था और इसे ट्रंप की दादागिरी भी कहा था। वही लूला अब भारत आ रहे हैं तो ट्रंप की चिंता भी बढ़ गई। मित्रों, अमेरिका से दूर जा रहे यूरोपीय संघ के नेता भी कल ही भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को ऐतिहासिक समझौते पर सिग्नेचर होने की संभावना है। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथ में ट्रंप के टैरिफ पर जोरदार स्ट्राइक भी करेगा। इस समझौते से भारत के ऊपर लगे 50% वाले अमेरिकी टैरिफ का जो अभी तक स्थिति बन रही थी, उसमें हवा निकलती दिखाई देगी। यूरोपीय देशों में भारत को लेकर जो उत्सुकता है, उससे भी ट्रंप परेशान है। मित्रों, एक सच ये भी है कि भारी भरकम टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक तो वैकल्पिक बाजार की ओर चले गए, लेकिन अमेरिकी आयातक और उपभोक्ताओं को भारतीय सामान महंगे खरीदने पड़ रहे हैं। 2026 में कीमतें और बढ़ने की आशंका से ट्रंप पर राजनीतिक दबाव है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टैरिफ नीति अमेरिका पर उल्टी पड़ रही है, जैसे ग्रोथ में कमी और इन्फ्लेशन हाई रहने की आशंका है। यह भी एक कारण है कि अब ट्रंप को टैरिफ में नरमी दिखानी पड़ रही है ताकि घरेलू समर्थन बरकरार रहे। मित्रों, दशकों बाद ऐसा है जब यूरोपीय देश इस तरह अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। भारत के साथ रिश्ते खराब होने से इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अमेरिका की स्थिति भी कमजोर हुई है। इससे स्पष्ट है कि बहुत तेज चलने के चक्कर में ट्रंप बार बार फिसल रहे हैं। दंभ में डूबे ट्रंप को लंबे समय तक इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है और भारत के खिलाफ उनका रुख नरम होने लगा है। डीएनए मित्रों, अब हम उस तारीख का विश्लेषण करेंगे जिसे खालिस्तान को मिटाने की तारीख कहा जा रहा है। यह तारीख है 27 जनवरी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। मित्रों, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर 26 जनवरी को बतौर मेहमान भारत आने वाली है। 27 जनवरी को उर्सुला वॉन डेयर की मौजूदगी में भारत और यूरोपियन यूनियन ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी करने वाले हैं। अब हम आपको इसी प्रस्तावित समझौते की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। इस समझौते का पहला बड़ा बिंदु होगा मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा में सहयोग। दूसरा मुख्य बिंदु है इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान। तीसरा मुख्य और सबसे बड़ा बिंदु है काउंटर टेररिज्म यानी आतंक के खिलाफ साझा कार्रवाई। मित्रों, आतंकवाद से जुड़े इसी तीसरे बिंदु की वजह से खालिस्तानी आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं की नींद उड़ी हुई है। पारंपरिक तौर पर कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में खालिस्तानियों के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन पिछले 3 साल में खालिस्तानी आतंकवादियों ने यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अब हम खालिस्तानी आतंकवादियों के इसी नए पैटर्न को एक्सपोज करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, खालिस्तानी आतंकवादियों की बड़ी मौजूदगी जर्मनी में है।
जहां खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 9 टेरर कमांडर छिपे हुए हैं। क्रोएशिया में भी खालिस्तानी आतंकी मौजूद है। 2 दिन पहले यानी 22 जनवरी को खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक भीड़ को उकसाया था, जिसने क्रोएशिया की राजधानी जागरेब में भारतीय दूतावास के बाहर तोड़फोड़ की थी। इटली और पुर्तगाल में खालिस्तानी आतंकवादियों की फंडिंग का नेटवर्क मौजूद है, जो हवाला के जरिए टेरर फंडिंग को अंजाम देता है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक बब्बर खालसा के आतंकी मेहल सिंह ने फ्रांस की राजधानी पेरिस को आतंकी भर्ती करने का बेस बनाकर रखा हुआ है। खालिस्तानी आतंक को हवा देने वाले ये किरदार राजनीतिक शरण की आड़ में यूरोपीय देशों में जाकर बस गए थे, लेकिन अब यूरोपीय देश भी इनकी आतंकवादी विचारधारा को पहचान चुके हैं। जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आतंक रोधी समझौता हो जाएगा तो यह खालिस्तानी आतंक के यूरोपीय चैप्टर पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। यूरोपीय देशों से भारत को न सिर्फ इनकी जानकारी मिलेगी, बल्कि इस आतंक को खत्म करने के लिए भी यूरोपीय देश बाध्य होंगे। डीएनए मित्रों, अब विश्लेषण उस खबर का जिसको लेकर देश भर में छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में गुस्सा और नाराजगी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि मांग नहीं माने जाने पर 26 जनवरी के बाद बड़ा आंदोलन होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को लेकर यूजीसी के नए नियमों के बारे में हमने कल डीएनए में आपको बताया था। आज इस मामले में 2 बड़े अपडेट हैं। डीएनए मित्रों, यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मृत्युंजय तिवारी नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में यूजीसी रेगुलेशन 2026 के नियम 3C को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है ये नियम जाति आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC के खिलाफ भेदभाव तक सीमित करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव की शिकायत का अधिकार नहीं दिया गया है। इस लिहाज से ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो यूजीसी रेगुलेशन के नियम 3C को असंवैधानिक घोषित करे, इसके लागू करने पर रोक लगाई जाए। डीएनए मित्रों, आज का दूसरा अपडेट यह है कि छात्रों के विरोध के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सामान्य वर्ग को भरोसा दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसे वापस लेने का कोई इशारा नहीं किया। जाहिर है इस आश्वासन से सामान्य वर्ग के छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डीएनए मित्रों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करणी सेना के नेतृत्व में यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया गया। नए नियमों को काला कानून बताते हुए करणी सेना ने इसे वापस लेने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी गई। अब बात सोने से जुड़े एक सवाल की। मित्रों, सोना मालामाल बना रहा है या कंगाल? अर्थशास्त्र का बहुत सामान्य सा नियम है कि जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। सोना चांदी दोनों महंगे हुए हैं, मतलब मांग बढ़ी है, लेकिन ज्वेलरी शॉप पर सन्नाटा है। सोना चांदी रिकॉर्ड स्तर पर बिक रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले कारीगरों के पास रोजगार नहीं। जो सोना चांदी कुछ लोगों को मालामाल कर रहा है, वही कारीगरों को कंगाल कर रहा है। और ऐसा कोई एक दुकान पर या एक शहर की स्थिति नहीं है, कमोवेश पूरे देश में यही स्थिति है। इसलिए आज हम जो ज्वेलरी कारीगरों को कंगाल करने वाले गोल्डन अर्थशास्त्र का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, पिछले 1 महीने में 10 से 12% और 1 साल में 60 से 70% तक सोना महंगा हो गया। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के दाम 1,59,000 तक पहुंच गए हैं, तो चांदी 1 साल में 2 से 250% महंगी हो गई। जो चांदी जनवरी 2025 में 1 लाख रुपए प्रति किलो थी, वो आज करीब 3.5 लाख रुपए प्रति किलो हो चुकी है। इस कायदे से ज्वेलरी के दाम बढ़ने के साथ साथ कारीगरों की कमाई बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर बेरोजगार हैं। वो किस हालात में हैं, वो हम पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहेंगे। मुंबई का जावेरी बाजार सोने और चांदी के काम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के कारीगर काम करते हैं। एक से एक डिजाइन बनाने वाले कारीगरों के पास अब कोई काम नहीं है। तब चल रहा था, अभी देखो 6-7 महीना से कुछ नहीं बच रहा है, गुजारा चल रहा है। सिर्फ गुजारा चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो भाव के वजह से काम रुकता नहीं ना, भाव इसके वजह से काम स्लो हो गया पूरा। अभी तो काम बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड का काम 3-4 साल से डाउन होते ही जा रहा है 3-4 साल से। तो भाव बढ़ने के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो नहीं। पिछले 4-5 महीनों से स्थिति विकट है। पेट पर भी संकट है। ये लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है, वो देखिए जरा।
और ये नीचे की सेटिंग जरा आप देखिए, ये बहुत ऐसी जगह है, बहुत तंग जगह है, जहाँ पर मशीनें रखी हुई हैं, जहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो बाहर से आके काम करती हैं, वो यहाँ पर काम करने के लिए बैठने भर लायक जगह है। लेकिन यही जगह बाद में हटकर रात को सोने की जगह होती है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी ज्वेलरी मजदूरों के लिए आफत काल है। ना तो दुकानदारों के पास ग्राहक है और ना ही कारीगरों के पास काम। चांदनी चौक के कूची महाजनी गली में पहुंचे हैं। ये जो गली है ये सोने चांदी की बिक्री के लिए ही जानी जाती है। यहाँ पर थोक में भी सोने चांदी की बिक्री होती है और लोग ऑर्डर देकर भी बड़ी मात्रा में यहाँ से खरीदारी करते हैं। और डीएनए में आज का संदेश, शब्दों में भी तापमान होता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोला कीजिए। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।